नमस्कार। कहानियों की चादर में आपका दिल से स्वागत है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी पसंद हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की कहानी है रमेश की। रमेश एक सुबह दिल्ली के अपने सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहा था। तभी उसे ट्रांसफ़र का आदेश मिला। आदेश में लिखा था कि उसे मसूरी के पास के गांव में सरकारी अस्पताल में पोस्टिंग मिली है। इस खबर से रमेश काफ़ी उत्साहित हुआ और उसने उस रात घर पहुंचते ही तुरंत अपना सामान बांध लिया। सबसे पहले उसने दिल्ली के बस स्टेशन में एक बस ली जो उसे देहरादून की ओर ले जा रही थी। रास्ते में पहाड़ों की हरियाली, ठंडी हवा और हल्की सी धूप का आनंद लेते हुए वो दोपहर तक देहरादून पहुंचा। वहां से उसे दूसरी बस लेनी पड़ी जो उसे उस छोटे से गांव तक लेकर जाती थी। शाम हो चुकी थी और अब रास्ते में अंधेरा घिरने लगा था। गाड़ी के सारे यात्री उतर चुके थे, लेकिन रमेश का कोई स्वागत करने नहीं आया। उसे खुद ही अस्पताल ढूंढना पड़ा। वो गांव के अंदर काफ़ी दूर तक चला, तब जाकर उसे दूर से एक हल्की सी रोशनी नजर आई। वो रोशनी उसे एक जर्जर से अस्पताल की ओर लेकर गई, जहां एक पुराना बड़ा बरगद का पेड़ था और उसी के नीचे एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर के सामने ही अस्पताल में हल्की सी रोशनी थी जो उसे जैसे किसी रहस्य की ओर खींच रही थी। रमेश ने मंदिर में हाथ जोड़ा और फिर धीरे धीरे अस्पताल के अंदर कदम रखा। रमेश ने अस्पताल का दरवाज़ा खोला तो वो दरवाज़ा काफ़ी जंग लगा हुआ था और खुलते ही एक धीमी सी चरचराहट हुई। अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि मुख्य रिसेप्शन एरिया में एक साधारण सा मेज रखा हुआ था। उसी मेज पर एक यंग नर्स बैठी हुई थी जिसने सफ़ेद एप्रन पहना हुआ था और गले में स्टेथोस्कोप लटका हुआ था। रमेश को देखते ही वो नर्स मुस्कुराई और बड़े ही आदर से बोली, आइए सर, आपका स्वागत है। मुझे बताया गया था कि आप आज आने वाले हैं और मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। आपका कमरा तैयार है। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल का टूर भी दे देती हूँ। मेरा नाम रीना है। रमेश ने थोड़ा हैरान होकर रीना से कहा, बस तुम ही हो यहाँ पर? क्या यहाँ कोई और नहीं होता क्या ड्यूटी पर? कोई मेस वगैरह या कोई कर्मचारी या कोई वार्ड बॉय नहीं है? मुझे असल में थोड़ी भूख लगी है, तो क्या यहाँ मेस नहीं है? रीना हंसते हुए बोली, ज़रूर सर, चलिए मैं आपको मेस में लेकर चलती हूँ। और रही बात और लोगों की, तो वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस एक अपने मेस वाले काका हैं और बाकी कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पेशेंट आते ही नहीं हैं और जो थोड़े बहुत होते हैं वो मैं ही संभाल लेती हूँ। ये कहते हुए वो रमेश को अस्पताल के कुछ सीढ़ियाँ चढ़ाकर एक छोटे से मेस की ओर लेकर गई। मेस में ज़्यादातर लोग नहीं थे, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी खाना बना रहा था। रीना ने उसे रमेश के स्वागत करने के लिए कहा और दोनों ने खाना खाया। खाने के दौरान रीना ने बताया कि यहाँ मरीज़ कम आते हैं। ज़्यादातर मरीज़ या तो ठीक होकर चले जाते हैं या फिर वो थोड़ा धीमे स्वर में बोली, कुछ अजीब सी बातें भी सुनने को मिलती हैं। रमेश ने पूछा, ऐसी कौन सी अजीब बात? तो रीना ने बताया कि सुनने में आता है कि अस्पताल में एक तहखाना है जहाँ कई साल पहले एक डॉक्टर की गलती से एक मरीज की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है और कुछ कमज़ोर मरीजों को तंग भी कर देती है। रमेश ने हंसते हुए पूछा, सच में ऐसा ही हुआ था क्या? तो रीना ने कहा, खाने के बाद आपको सब बताऊंगी, अभी खाना खा लीजिए।
खाना खत्म करने के बाद रीना ने एक लालटेन उठाई क्योंकि हॉस्पिटल में रोशनी बहुत कम थी और रमेश के साथ अस्पताल का टूर शुरू किया। अस्पताल 2 मंजिला था। नीचे के फ्लोर पर ज़्यादातर कमरे खाली पड़े थे। बस 1 या 2 ही मरीज़ थे जो कि फ्रैक्चर या हल्की फुल्की बीमारियों के साथ थे। ऊपर के फ्लोर पर भी काफ़ी सन्नाटा था। जब टूर ख़त्म हुआ तो रीना ने रमेश से कहा, अब आप अपना कमरा देख लीजिए और आराम करिए, फिर कल से काम शुरू करते हैं। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। रमेश कमरे में आया तो उसने देखा कि एक साधारण सा बिस्तर था, एक टेबल रखी थी और एक छोटा सा बाथरूम था जहाँ एक बाल्टी रखी हुई थी। सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, पर तभी उसे थोड़ा सा अजीब भी लगा कि आखिर यहाँ ज़्यादा लोग आते क्यों नहीं हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रमेश सुबह मरीज़ों को देखता और दिन में खाना खाता, शाम को आराम करता, पर ज़्यादा मरीज़ आते नहीं थे तो उसे ये चीज़ काफ़ी अजीब लग रही थी। लेकिन वो सोचता था कि शायद धीरे धीरे एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दिन पर दिन बीतते गए, लेकिन रमेश की बेचैनी बढ़ती ही चली गई। अस्पताल में आए हर मरीज़ की सेवा वो दिल लगाकर करता, पर हर बार उसे एक अजीब सा एहसास होता जैसे कुछ ठीक नहीं हो। वो देखता कि जो भी यहाँ आता है उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती ही चली जाती है, चाहे वो फ्रैक्चर का मरीज़ हो या फिर मामूली बीमार। आखिरकार सबकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। ये देखकर रमेश का दिल बहुत भारी हो जाता और वो अंदर से बहुत बेचैन होने लगा। रात के करीब 12 बजे रमेश अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन मन बेचैन था। उसने सोचा कि आज कुछ करना पड़ेगा। उसने फैसला किया कि रीना के पास जाकर उसे अगले दिन तहखाने में जाने के लिए मनाएगा। रीना का कमरा अस्पताल के पहले फ्लोर पर सबसे आखिरी में था। वो वहाँ पहुँचा और उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला तो रीना खड़ी थी, अभी भी अपने यूनिफॉर्म में, गले में स्टेथोस्कोप लटकाए हुए। रमेश ने हंसते हुए कहा, आज ज़्यादा काम कर लिया क्या? रीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी सर, एक मरीज़ को देखना पड़ा। फिर रमेश ने गंभीर स्वर में कहा, अब बहुत हो चुका, मैं कल तहखाने में जाकर सब कुछ देखूंगा। कल हम सब मिलकर पूरी सच्चाई जानेंगे। रीना ने थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर बोली, ठीक है सर, मैं भी कल आपके साथ चलूँगी। रीना से बात करने के बाद रमेश अपने कमरे में गया और थकावट के कारण गहरी नींद में सो गया। सुबह होते ही सूरज की पहली किरणें अस्पताल की खिड़कियों से छनकर कमरे में आई। रमेश आंखें खोलकर थोड़ा जगा, फिर उसने ठाना कि आज वो तहखाने की असलियत का पता ज़रूर लगाएगा। वो धीरे धीरे रीना के कमरे की ओर चला। रीना ने कुछ चाबियां लेकर तहखाने की ओर बढ़ना शुरू किया और रमेश उसके पीछे पीछे चल दिया। अस्पताल की दीवारों के बीच एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घूर रही हो। तहखाने के लोहे के पुराने दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते रमेश को ठंडी हवा का तेज झोंका लगा। रीना ने एक एक करके 3-4 चाबियां आजमाई, पर दरवाज़ा नहीं खुला। रमेश ने भी थोड़ा जोर लगाया, फिर रीना ने आखिरी चाबी घुमाई। तब धीरे धीरे दरवाजे से चरचराहट शुरू हुई, जैसे पुराना जंग लगा ताला अपनी जंग से लड़ रहा हो। दरवाज़ा ज़रा सा खुला, पर भीतर काफ़ी अंधेरा था। रमेश ने बाहर निकली ठंडी हवा को महसूस किया और गहरी सांस लेकर ज़ोर से धक्का दिया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। धूल मिट्टी के गुबार ने उन्हें घेर लिया। अचानक ऊपर से चूहे, चमगादड़ और मकड़ियों का दल उड़कर दूर भागा। तहखाने के अंदर ज़मीन पर मकड़ी के जाले बिखरे हुए थे और दीवारें जर्जर थीं। तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी कब्र जैसी पड़ी थी, लगभग खोखली, जहाँ धूल और मकड़ियों का गुच्छा जम चुका था। रमेश ने अपने कदम संभाले और तहखाने के कोने में झुका, जहाँ धूल में मकड़ी के जाले के नीचे एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने झट से डायरी उठा ली। फ़ोन की टॉर्च से ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था,
तो रमेश ने रीना से कहा, तुम एक काम करो, मेरे कमरे से बड़ी टॉर्च लेकर आओ, तभी कुछ साफ साफ दिखेगा। रीना तुरंत भागकर चली गई। तब तक रमेश ने अपने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से कोशिश की और धीरे धीरे एक कोने में टूटी हुई तस्वीर दिखी। तस्वीर की धूल साफ की तो पता चला कि वो रीना की ही तस्वीर थी। तस्वीर के नीचे लिखा था सन 1961 से सन 1991। रमेश ने गहराई से सांस ली। उसका खून अब खौल नहीं रहा था, क्योंकि अब उसे पता था कि रीना कभी असली थी ही नहीं, पर उसकी जान बचाने और सच्चाई जानने के लिए बहुत सारी पहेलियां थीं। फिर उसने उस मौके का फ़ायदा उठाया और रीना के ना होने का फ़ायदा उठाकर वो फुर्ती से अस्पताल का गेट पार कर कर बाहर निकला। सीधे बरगद के पेड़ के नीचे बने पुराने मंदिर की ओर भागा और वहां जाकर छुप गया। मंदिर के आसपास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बरसात की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी और बूढ़े आदमी ने रमेश को देखकर कुछ कहा नहीं। शायद वो भी किसी वजह से वहाँ ठहरा था। रमेश ने उस वक्त सोचा कि इसका मतलब वो डायरी रीना की ही थी। डायरी में लिखा था कि आज से लगभग 30 वर्षों पहले रीना देवी का मंगेतर राम कुमार अस्पताल में एक वरिष्ठ डॉक्टर की जलन और ईर्ष्या का शिकार हो गया था। वो डॉक्टर भी रीना से प्यार करता था, लेकिन जब उसने रीना के मंगेतर राम कुमार के प्रति सच्चे प्रेम को जाना तो उसने उसे मौत के घाट उतार दिया और उसका शव तहखाने में दबा दिया। डायरी में आखिरी पन्ने पर रीना ने लिखा था कि मैं इस सच को सबके सामने लाऊंगी और पुलिस को बताऊंगी तथा राम कुमार की मौत का बदला लूंगी। रमेश ने पढ़ते हुए समझ लिया था कि डॉक्टर ने सिर्फ रीना के मंगेतर को ही नहीं, बल्कि बाद में खुद को बचाने के लिए रीना को भी मार डाला था। धुंधले आकाश के नीचे उस सुनसान अस्पताल की चुप्पी में रमेश बैठा था। उसकी आंखों में बेचैनी और मन में भारी उथल पुथल थी। अभी अभी उसने सच्चाई जानी थी। डॉक्टर ने रीना को मार डाला था। ये सोचकर उसके सीने में सर्द लहर दौड़ गई। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक ये कि वो इस शापित अस्पताल से भाग जाए और अपनी जान बचा ले, तथा दूसरा ये कि यहाँ सभी फंसे हुए आत्माओं को मुक्त करे और इस जगह को फिर से इंसानों के रहने लायक बना दे। रमेश के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और उसने गहरी सांस ली और मन में ठाना कि मैं भागूंगा नहीं, मैं इन सबको मुक्त करूंगा। उसी समय पास बैठे एक वृद्ध साधु बाबा ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी, जैसे उन्हें सब कुछ पता हो। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रमेश ने कांपती आवाज़ में उन्हें सब कुछ बता दिया। डॉक्टर का पाप, रीना की आत्मा और अस्पताल में कैद अनगिनत आत्माएं। बाबा कुछ देर तक तो सोच में डूबे रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, आत्मा की असली शक्ति उस चीज़ में बसी होती है जो उसके सबसे करीब हो, जिसे वो कभी अपने से दूर नहीं करती। ये चीज़ उसके लिए जैसे जीवन का हिस्सा होती है। अब सोच, रीना के लिए वो क्या हो सकता है। इतना कहकर बाबा ने अपनी झोली से एक छोटी सी चांदी की धार वाली छुरी निकाली। उन्होंने आंखें मूंद कर उसमें कुछ प्राचीन मंत्र फूके और कहा, ले, इसे अपने पास रख। सही समय आने पर इसका उपयोग तुझे खुद समझ आ जाएगा। रमेश ने छुरी हाथ में ली। उसका वजन काफ़ी हल्का था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी, जैसे ये कोई अदृश्य शक्ति से भरी हो। रमेश अभी भी उलझन में था। वो बहुत देर तक सोचता रहा कि आखिर रीना के लिए सबसे ज़रूरी वस्तु कौन सी हो सकती है। फिर उसने तय किया, चलो अंदर जाकर ही देखता हूँ, शायद कुछ सुराग मिल जाए। वो धीरे धीरे अस्पताल के मुख्य गेट की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने रीना नर्स खड़ी थी, पीली लेकिन हल्की मुस्कान के साथ। उसने पूछा,
कहाँ चले गए थे आप? मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी। रमेश ने शांत स्वर में कहा। हाँ, डायरी में मुझे कुछ साफ दिख नहीं रहा था तो मैं थोड़ा बाहर आ गया था। चलो वापस चलते हैं। वो उसके साथ वापस जाने लगा। तभी उसकी नज़र रीना के गले पर पड़ी। वो वही पुराना स्टेथोस्कोप पहने हुए थी। रमेश के मन में बिजली सी कौन थी। उसने सोचा, उस रात भी जब मैंने उसके कमरे में दस्तक दी थी तब भी यही स्टेथोस्कोप इसके गले में था। ये कभी इसे उतारती नहीं है। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि ये वही वस्तु है जिसके बारे में बाबा ने कहा था। यही उस आत्मा की शक्ति का स्रोत है। वो दोनों बेसमेंट में पहुंचे। वहां अंधेरा और सर्द हवा थी। हवा में अभी भी सड़ांध और मृत्यु की गंध थी। रीना ने धीरे धीरे मरीजों की ओर कदम बढ़ाए और रमेश को महसूस हुआ कि ये उसका मौका है। एक पल को उसने आंखें बंद की और बाबा के मंत्र की गूंज याद की और जेब से वो छुरी निकाली। हल्की रोशनी में वो चांदी का फल जैसे चमक उठा। अचानक जैसे ही रीना ने पीठ घुमाई, रमेश ने तेजी से आगे बढ़कर स्टेथोस्कोप की नली को एक झटके में काट दिया। रीना ने इतनी भयानक चीख मारी कि पूरे अस्पताल की दीवारें हिल गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलने लगी और उसके चारों ओर से काले धुएं का गुबार उठने लगा। तभी उसकी नली के कटते ही एक तेज सुनहरी रोशनी बेसमेंट में फूट पड़ी। दीवारों, छत और फर्श से सैकड़ों आत्माएं उठने लगी। कुछ रो रही थी, कुछ मुस्कुरा रही थी, लेकिन सबके चेहरे काफ़ी शांत थे, मानो उन्हें सदियों बाद मुक्ति मिली हो। रीना का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलकर हवा में घुल गया। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति थी। कुछ दिनों बाद अस्पताल की पुरानी बदनाम इमारत को साफ किया गया। वहां नए डॉक्टर, नई नर्सें और नया स्टाफ आया। रमेश अब इस अस्पताल का मुखिया था। वो मरीजों का इलाज ईमानदारी और दया से करता था और यहाँ का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जब रमेश जब भी अपने ऑफिस में बैठता, उसकी नज़र उस पुराने स्टेथोस्कोप के छोटे से टुकड़े पर पड़ती जो उसने सबक के तौर पर एक कांच के शोकेस में रखी थी। वो जानता था ये सिर्फ एक स्मृति नहीं, बल्कि उस रात की गवाही है जब उसने मौत के अंधेरे को चीरकर जीवन की रोशनी लौटाई थी। यही हमारी कहानी समाप्त होती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।